अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ना। मैंने आपको 4 IS और पढ़ाने के बाद इस चीज़ पे वापस आऊँगा जो भी बताने लगा, तब मैं इसको और बढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल बस जितना बता रहा हूँ उतना कर लें। एसिड स्केड्यूल, एसिड स्केड्यूल एग्जाम में टेस्ट होने वाली चीज़ है और इसी की मेहनत ही है जो पिछले 3 दिन से तैयारी करा रहा था। यानी जो टी अकाउंट्स बनाने की मेहनत है ना, वो इसी के लिए ही है मेनली। और वही जो टी अकाउंट बनाते थे, इसमें वही सारा कुछ बस एक टेबुलर फॉर्मेट में है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस के पीपीई, ये मैंने मिसाल ली है कि 3 पीपीई है। ये मैंने मिसाल लिखी है बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। असल बात ये है कि जितने भी बिजनेस की क्लासेस हैं उतने इस स्केड्यूल के कॉलम होंगे और इनमें कुछ अमाउंट्स लिखनी होंगी और उन अमाउंट को इन सेक्शंस में लिखना है। और ये जो यहाँ सेक्शन बनाने लगा हूँ ये बिल्कुल वही टी अकाउंट ही है, लेकिन स्टेटमेंट की शक्ल में है। एक सेक्शन होता है उसको कहेंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और ये सेक्शन असल में एसेट का टी अकाउंट है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस शक्ल में किया जा रहा होगा। क्या क्या आता है एसेट के टी अकाउंट में? सबसे पहले डीडी, तो बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, जो भी होंगे तीनों के अलग अलग आगे। और एसेट अकाउंट में क्या क्या होता है? एडिशन, और क्या होता है? डिस्पोजल और सीडी 31 दिसंबर 23। वहां तो होता है डेबिट क्रेडिट, यहां तो डेबिट क्रेडिट नहीं है, बस कॉलम में लिख रहे हैं तो यहां तो प्लस माइनस ही है। इस ओपनिंग में एडिशन को ऐड के लेस एडिशन और डिस्पोजल माइनस, और इन 3 का प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा ये वही होगा जो इनके टी अकाउंट का सीडी होना था। एक ये सेक्शन है। फिर एक सेक्शन होता है जो असल में एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या क्या होगा? बीडी होगा, और इस अकाउंट में क्या क्या डेबिट क्रेडिट होता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल, और अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो दोनों को ऐड करके, यानी अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो दोनों को ऐड करके साइन में लिखने होंगे। एक से ज्यादा एडिशन है तो ऐड करके साइन में लिखने होंगे, और इन तीनों का नेट आंसर बन जाएगा एक्यूमुलेटेड का सीडी। तो जो उससे पहले कर रहे थे टी अकाउंट वो क्या थे? असल में अकाउंटिंग सिस्टम में वही होते हैं। ये सिर्फ इतना है कि एक चीज मैंने पढ़ानी आगे चल के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स, ये वहां बनाना होता है। लेकिन अभी जितना सिखाया है ना उससे मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ एसेट्स क्या है, तो उतनी मेहनत जो की हुई है उसको अप्लाई कर लेते हैं। अभी फिलहाल आप बस ये याद रख लें कि एसेट्स क्या है कोई चीज, कोई है रिपोर्ट जिसमें बिजनेस के जितने पीपीई हैं उनकी क्लासेस कॉलम, और हर कॉलम में ये 2 सेक्शन जो कि असल में एसेट का अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड एसेट का अकाउंट है। और अगर इन दोनों क्लोजिंग का नेट कर दें तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो आखिरी लाइन बन जाएगी नेट कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 23। ये होता है एसेट स्केड्यूल। इसका सवाल करना पड़ा तो मेहनत वही है कि रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने एसेट प्लांट मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड अकाउंट मांगा था वो ये, तो मेहनत वही है जो भी 2-3 दिन से कर रहे थे, लेकिन अब इस फॉर्मेट से भी एक चीज सिखाई। एसेट स्केड्यूल बस है कोई रिपोर्ट है जिसको इस तरह से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये पूरी बात बताऊंगा जब 4 IS और पढ़ाने के बाद इन पांचों के कंबाइंड सवाल कराऊंगा।
नोटेड? सवाल लिखे. Balances as at 1st January 23. Balances as at 1st January 23. अच्छा, अब ना इस तरह से बताऊंगा कि क्लास का नाम बताऊंगा, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट. कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड के ओपनिंग बैलेंस बताने लगा. तो बिल्डिंग कॉस्ट इसकी 4 मिलियन, 4 मिलियन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1650, 400. ये मैंने बिल्डिंग के दोनों 1 जनवरी के बैलेंस बताए और लिखे प्लांट एंड मशीनरी. 3 मिलियन, 3 मिलियन, और एक्यूमुलेटेड इसकी 17 लाख, 1.7 मिलियन, 1700,000. और फर्नीचर इसकी कॉस्ट 700,000, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 370,000. ये हो गई 3 क्लासेस के बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 23. अब उसके बाद है ट्रांजेक्शंस हैं ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन बता रहा हूं. नंबर 1, ऑन 31st March 2023, a machine costing 250,000 was sold. It had been purchased on 30th June 2020. Next transaction. On 1st November 2023, a new machine was purchased for 390,000. 3,90,000. Next. On 1st July 2023, new furniture was purchased for 4,04,000. Next transaction. On 1st October 2023, a storeroom was constructed at a cost of 8,08,000. तो ये भी बिल्डिंग ही हुई ना, तो ये बिल्डिंग ही एडिशन होगी. चलिए ट्रांजेक्शन यही है. उसके बाद डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन लिखें. डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 24% रिड्यूसिंग बैलेंस है, 24% रिड्यूसिंग बैलेंस. फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 25% स्ट्रेट लाइन है, 25% स्ट्रेट लाइन. बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है, 20 साल. लेकिन स्टोर रूम की यूजफुल लाइफ 10 साल है. ये स्टोर रूम लिखेंगे बिल्डिंग कॉलम में, लेकिन डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होगी. बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है और स्टोर रूम की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है. आपसे रिकॉर्ड है अभी एसेट स्केड्यूल फॉर द ईयर एंडिंग, तो पता ही होगा आपको. फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023.
है। बिल्डिंग की लाइफ 20 ईयर्स, स्टोर रूम की लाइफ 10 साल। मेथड नहीं बताया तो लाइफ बताइए बस, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। चले बनाए स्केड्यूल।
खरीदा है मतलब बनाया है, वहां से आगे चलेंगे ना। नहीं करना, नहीं करना, नहीं क्यों? आप तो बहुत पहले क्या आज पिया थी या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हो गई ना वापसी, तो अब कैश में कोई बात नहीं।
کوئی بات کیونکہ ہم لوگ ڈسپوزل کی ڈیٹ تک کی بک ویلیو تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. یہ سال کے شروع کی بک ویلیو ہے, یہ مزید 4 مہینے استعمال ہو کے بکا ہے, تو یہ ڈسپوزل ڈیٹ تک کی بک ویلیو, الٹیمیٹلی تو ڈسپوزل ڈیٹ تک کی بک ویلیو چاہیے نا, وہی تو یہاں لکھنی تھی. سال کے شروع میں بک ویلیو یہ تھی, 4 مہینے اور ڈیپریشیٹ ہوگا تو بک ویلیو مزید بڑھ جائے گی کہ کم ہو جائے گی, تو اس لیے مائنس کر دیا. ڈسپوزل ڈیٹ تک کی بک ویلیو آ گئی. کیوں اس دن تو کہہ رہے تھے یار بڑی کوشش کروں گا, ہے اب کچھ ہی سمجھ آ رہا. اتنی دیر میں ہو جانا چاہیے تھا. بیلنس چلے ادھر دیکھیں, مجھے خدمت کا موقع ہے. بیلنس ایز ایٹ 1 جنوری 23, بلڈنگ 4 ملین, پلانٹ مشینری 3 ملین اور 700,000. ایڈیشن 800,000 پلانٹ مشینری میں, 390 فرنیچر میں, 400 ڈسپوزل میں, اتنا تو صحیح کر لیا ہونا چاہیے تھا. پیچھے سے یہ بھی نہ ہو تو وہ ٹائم نکال کے نہ مر جانا. بیلنس ایز ایٹ 1 جنوری 23, ون 650 400 17,370. ڈیپریسیشن اور ڈسپوزل اور بیلنس ایز ایٹ 31 دسمبر 23. جو مشین بیچی ریڈیوسنگ بیلنس ہے چونکہ, تو اس کو پہلے لانا پڑے گا 1 جنوری 23 تک. کتنے کی تھی, خریدی کب تھی,
तो पहले हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 6 महीने वाला। जिनसे शॉर्टकट नहीं लगता ना तो वो कोई मसला नहीं, जिंदगी शॉर्टकट में चक्कर में ना पड़े, हर साल की अलग अलग कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 21 और 22 2 साल पूरे 1 2 7 और डिस्पोजल डेट तक इसको मजीद 3 महीने और डेप्रिशिएट कर लें तो ये हो जाएगा 127072 24% 3/12 7 और डिस्पोजल डेट तक पहुंचेंगे तो इसकी बुक वैल्यू कम होकर मजीद रह गई होगी 9448। लेकिन हमें चाहिए होती है एक्यूमुलेटेड डेप्शन, कॉस्ट में से माइनस कर दें 552। ये जो बिका उसकी डिस्पोजल की फिगर आ गई एक्यूमुलेटेड की। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बिल्डिंग की जो बाकी बिल्डिंग्स हैं जो पूरा साल ही मौजूद रही 4 मिलियन और इनकी लाइफ है 20 साल 2 लाख, और जो स्टोर बनाया 8 लाख का उसकी लाइफ है 10, लेकिन 3/12। जो एडिशन हुई है ना उससे जिस दिन एडिशन है वहां से आगे चलना है तो वो 3 महीने इस्तेमाल हुआ 20,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बिल्डिंग की आ गई 220। प्लांट एंड मशीनरी, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल। इसके लिए चाहिए साल के शुरू में जो एसेट्स मौजूद थे उनकी नेट बुक वैल्यू, वो थे 1.3। इसमें से जो बेचा उसकी साल की शुरू की बुक वैल्यू, और इस पे पूरा साल 2803, और जो बेच दिया उसकी ये है 7624, और जो नया खरीदा 390। ये खरीदा था 1 नवंबर तो 2 महीने इस्तेमाल हुआ 15600 304। और फर्नीचर ओपनिंग पे पूरा साल 7 लाख पे पूरे साल का 25 175,000, और एडिशन पे 6 महीने 50,000 225,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की रेफरेंस हो गई 304,727 और 225 1870400 1874 175 595,000, और नेट बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 23 2929 1265 825 505। ये सही है किसी का? ठीक है जी, शाबाश। और जिनका गलत है शरीर गलत। पूछे बेटे इसमें जो बात पूछनी क्या, ये क्यों किया कि कैसे किया कि कल थे क्लास में तो सारी अकाउंटिंग कल करा दी मैंने यार। ये कल बताया था, थोड़ी लंबी बात ही कैसे बताऊँ, हिंट दे दूं कि कल बताया था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट लगता है बुक वैल्यू पे, स्ट्रेट लाइन में लगता है कॉस्ट पे। अगर फर्नीचर बेचा होता तो हम ओपनिंग में से जो बेचा उसकी कॉस्ट निकालते तो रिमेनिंग ओपनिंग आता। ये स्ट्रेट लाइन में बताया था पहले। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हम साल के शुरू की कॉस्ट में से जो बेचा उसकी कॉस्ट माइनस करते, बाकी बचे की कॉस्ट आती जो पूरा साल मौजूद है। ओपनिंग में से जो बिक गए वो निकाल के तो वो आएंगे जो बाकी बच गए, पूरा साल रहे उन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और एडिशन डिस्पोजल पे जितने जितने महीने इस्तेमाल हुआ। स्ट्रेट लाइन होता तो कॉस्ट लेते, रिड्यूसिंग है तो बुक वैल्यू लेंगे। साल के शुरू की सारे प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू साल के शुरू की, उसमें से जो एसेट बिका उसकी भी साल के शुरू की बुक वैल्यू, तो बाकी बचे एसेट्स की साल की शुरू की बुक वैल्यू आ जाएगी, उसमें पूरे साल का रेट लगेगा। और पूछें इस सवाल में से?
गेम डालो, इसका क्या मतलब है कि करूं कि ना करूं? क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ कह रहे हो? ऐसी मुझे कुछ कह रहे थे तो बोलो तो सही ना है। इधर करना है कैमरा, पता नहीं किससे बातें कर रहा है। हाँ हाँ मैंने कहा नहीं था। हाँ है। 13 लाख कैसे आए? 13 लाख कैसे आए भाई? जो साल के शुरू में प्लांट है मशीनरी थे रेहान, ये बैटरी 3 मिलियन माइनस 17 लाख नेट बुक वैल्यू आ गई। आपके जाते जाते तो बता भी दिया, 3 मिलियन माइनस 17 लाख साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये वो 13 लाख। बोलता लगाइए अच्छा ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल वो आगे होती है घड़ी, तूने देखा गया। अच्छा मैंने एक क्लास आपकी पूरी इस पे लगाई, फिर उस दिन एक बात भी की। मैं उस दिन से इंतजार कर रहा था कि किसी बच्चे ने ना मुझे पूछा नहीं। हाँ जी मैंने कहा भी था, लेकिन किसी ने कोई खास बात याद नहीं दिलाई। तो FAR 1 में कुछ है, मैंने पिछले दोनों सेशन से मैं देख रहा हूँ FAR 1 में बात हो नहीं पाती, बल्कि मुझे दफा ख्वाब में भी आया था कि मैं पिछले साल ना कि मैं वो क्लास में कुछ बात करना चाह रहा हूँ तो बच्चे शोर करे जा रहे हैं, हमने नहीं सुननी। वो सब FAR 1 के बच्चे थे। तो FAR 1 में कुछ है खास है? अच्छा अगर कोई अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, यानी वो कहते जी अच्छा स्टूडेंट है, पास होना है, जैसे अभी आप में से कुछ बच्चे तो कॉस में भी थे काफी सारे, तो वो अब्दुलरहमान को बताया था गोल्ड मेडलिस्ट था। तो अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं कामयाब हूँ और पेपर पास करूँ, तो उसका सवाल ये होगा कि कामयाब स्टूडेंट्स की क्या मेन बड़ी निशानी है। और मैंने वर्ड बोला है कामयाब स्टूडेंट, कामयाब। तो अगर कोई एक दो वर्ड्स बोलने हो तो क्या निशानी, क्या की क्वालिटी है? मेहनत, डिसिप्लिन, अच्छा ठीक है, और है दुआएं तो चले हैं, लेकिन मैं एक्शंस जो पढ़ाई से रिलेटेड है उनकी बात कर रहा हूं। है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं जुमला दोबारा बोल रहा हूँ, कामयाब स्टूडेंट, कामयाब। अच्छा अब जो वाकई बनना चाह रहा है तो उसको ये बहुत सारे जवाब आए कि मेहनत और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये सारे। अगर कोई एक वर्ड, यानी अगर मेरे पास परफेक्ट नॉलेज हो और मैं कहूं कि बस एक वर्ड बता रहा हूं भाई कामयाब स्टूडेंट बनने की मेन निशानी, और अगर मैं वो एक निशानी बता देता हूं तो वो एक क्यों बताई होगी मैंने? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो होगी। और जो वाकई ही कामयाब स्टूडेंट बनना चाहता होगा तो वो फिर उस निशानी को तो ज्यादा टारगेट करेगा, कोशिश करेगा कि ये निशानी कम से कम जरूर मेरे अंदर है। जन्नत का जो वादा है ना वो ईमान वाले से, ईमान। और ईमान लाना एक डिफरेंट लेवल है इस्लाम लाने के बाद। ईमान लाना होता है ना, वो दिल के यकीन को कहते हैं। तो सही मुस्लिम 6598 सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि नहीं मैंने पेज गलत खोल लिया था, अबू दाऊद 4682 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों में, यानी मैंने कहा था कामयाब स्टूडेंट्स कह रहा हूं, कामयाब तो मोमिनों में, बात स्टार्ट ही हो रही है मोमिनों में, सबसे ज्यादा टॉप कामिल ईमान वाले। अब कामयाब स्टूडेंट की मेन क्वालिटी आ रही है
مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے. اچھا اگر وہ کی کوالٹی پتہ لگ گئی کامیاب اسٹوڈنٹ والی تو بس وہی کوالٹی کافی تھی. پھر اگر اس پہ فوکس کریں گے نا تو باقی کوالٹیز بھی آہستہ آہستہ آسانی سے ان ہو جائیں گی. تو اس لیے کامل ایمان والے مومنوں میں بھی کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.